हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे निदेशक मंडल के बारे में, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। तो निदेशक मंडल कैसे चलता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। किसी भी कंपनी का वास्तविक संचालन उसके निदेशक मंडल द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह एक ऐसा समूह होता है जो कंपनी के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करता है और कंपनी की नीतियाँ, योजनाएं और रणनीतियाँ और निर्णयों को दिशा भी देता है। निदेशक मंडल का गठन न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि कंपनी की दीर्घकालिक सफलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का मूल आधार भी है। भारत में कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन, अधिकार और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक सशक्त और निष्ठावान बोर्ड कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि कमजोर बोर्ड कंपनी को वित्तीय और नैतिक पतन की ओर धकेल भी सकता है। तो हम जान लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अर्थ और परिभाषा के बारे में, यानी डेफिनेशन और मीनिंग के बारे में। तो पहले हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के संचालन की निगरानी करता है, दिशा और नियंत्रण के लिए नियुक्ति किए जाते हैं। ये निर्देशक शेयरधारकों द्वारा ही चुने जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन के सर्वोच्च निकाय के रूप में भी कार्य करते हैं। परिभाषा की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड का अर्थ यही है कि कंपनी के निर्देशकों का वह समूह जो कंपनी के सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करता है। सरल शब्दों में जाने तो यह वह टीम होता है जो कंपनी के सर्वोच्च नीति निर्माण करता है और निगरानी का कार्य भी करती है। उसके बाद हम इसकी उद्देश्य और भूमिका के बारे में जान लेते हैं। निदेशक मंडल का मुख्य उद्देश्य कंपनी को सही दिशा देना होता है और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना भी होता है। प्रबंधन की निगरानी करना और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना होता है। तो मुख्य भूमिकाएं हम एक एक करके देख सकते हैं, जैसे कंपनी के मिशन, विजन और लक्ष्य का निर्धारण करना, ये इनका काम है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम सीईओ कहते हैं, या प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करना इनका ही काम होता है। उसके बाद वित्तीय निर्णय जैसे निवेश करना, ऋण करना, बजट और डिविडेंड नीति अपनाना, ये सब काम करता है। उसके बाद कंपनी की नीतियाँ बनाना, कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना, ये सब भी करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में योगदान देना भी उनका काम है। जोखिम प्रबंधन करना और रणनीतिक योजना बनाना इनका लक्ष्य है। उसके बाद हम जान लेते हैं बोर्ड की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड के बारे में। तो कंपनी के प्रकार के अनुसार बोर्ड का आकार अलग अलग होता है। जैसे कंपनी के प्रकार के बारे में जाने तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर न्यूनतम निदेशक 3 रहते हैं और अधिकतम 15 हो सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास न्यूनतम निदेशक 2 हो सकते हैं और अधिकतम की बात करें तो 15 हो सकते हैं, यहाँ का भी। उसके बाद 1 पर्सनल कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी के नंबर 1 ही रहते हैं, न्यूनतम और अधिकतम 15 रह सकते हैं। यदि किसी कंपनी को 15 से अधिक निदेशक रखते हैं तो विशेष प्रस्ताव, जिसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन, पारित करना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं निदेशकों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के बारे में, कौन कौन रहते हैं। तो पहले तो कार्यकारी निदेशक रहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कंपनी के दैनिक कार्य में सीधे जुड़े होते हैं, जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ, ये सब रहते हैं। उसके बाद गैर कार्यकारी निदेशक भी रहते हैं, जिसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। ये कंपनी की नीतियाँ और निर्माणों को भाग लेते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कंपनी की नीतियों और निर्णयों में भाग लेते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के संचालन में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ इनका काम होता है नीतियों और निर्णयों में भाग लेना। उसके बाद स्वतंत्र निदेशक
के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी रूप में कंपनी से संबंधित नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि वह निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखते हैं। उसके बाद महिला निदेशक, वुमेन डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक अनिवार्य होता है। उसके बाद नामित निदेशक, नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो किसी वित्तीय संस्था जैसे बैंक या सरकारी द्वारा नामांकित व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद वैकल्पिक निदेशक, जिसको हम अल्टरनेट डायरेक्टर भी कहते हैं। यदि कोई निदेशक लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर नियुक्त व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर, जो कंपनी के हित में अस्थायी रूप से नियुक्ति पाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो निदेशकों की नियुक्ति मुख्य रूप से दो तरीके से होता है। एक, प्रथम नियुक्ति किया जाता है फर्स्ट डायरेक्टर, जिसे कंपनी के गठन के समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA कहते हैं, वो नामित किए जाते हैं। उसके बाद सामान्य नियुक्ति, जिसको हम जनरल अपॉइंटमेंट कहते हैं, वो एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम AGM में कहते हैं, वो शेयर धारकों द्वारा चुने जाते हैं। यानी दो होते हैं, एक फर्स्ट डायरेक्टर, उसके बाद जनरल अपॉइंटमेंट। उसके बाद अतिरिक्त वैकल्पिक नियुक्ति भी होते हैं। यदि किसी पद पर रिक्त उत्पन्न हो जाए तो बोर्ड अपने विवेक से किसी को अस्थायी रूप से नियुक्ति कर सकते हैं। ये तीनों रहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं बोर्ड की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 179 के अनुसार बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे वित्तीय निर्णय लेना, जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट यानी बोरिंग करना, ये सब होता है इनका काम। उसके बाद शाखाएं खोलना या बंद करना, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। अनुबंधे और समझौते को मंजूरी भी देना होता है, ये सब करते हैं। शेयर जारी या ट्रांसफर भी करते हैं। बैंक खातों का संचालन करते हैं और कंपनी के नाम, पंजीकृत कार्यालय या पूंजी संरचना में परिवर्तन भी करते हैं। प्रमुख प्रबंधकीय पदों की नियुक्ति भी करते हैं। उसके बाद जान लेते हैं बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होता है। शेयरधारकों और निवेशकों को सही और सटीक जानकारी देना होता है। वित्तीय पारदर्शिता भी बनाए रखना होता है। हितों का टकराव, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इससे बचाना होता है। कर्मचारियों और समाज के हित में नीतियां बनाना होता है। जोखिम प्रबंधन और संकट प्रतिक्रिया नीति लागू करना होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं निदेशकों के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 166 के अनुसार निदेशकों के प्रमुख कर्तव्य होते हैं, जैसे कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेना होता है और कानूनों, नियमों और उपविधियों का पालन भी करना होता है। गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखना होता है। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर कंपनी का हित रखना होता है। निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करना होता है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स भी होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स अनिवार्य होता है। 2 मीटिंग्स के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। मीटिंग की सूचना सभी निदेशकों को 7 दिन पहले ही दिया जाता है। हर मीटिंग का मिनट्स कंपनी सचिव द्वारा तैयार की जाती है। बोर्ड मीटिंग्स में मुख्य निर्णय लिए जाते हैं, जैसे निवेश करना, बजट पेश करना, CSR नीति, ऑडिट रिपोर्ट करना और प्रबंधन में बदलाव करना। ये सब मीटिंग्स के मुख्य निर्णय होते हैं। उसके बाद कंपनी सचिव की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो कंपनी सचिव बोर्ड और प्रबंधन के बीच एक सेतु का काम करते हैं। उनकी मुख्य भूमिकाएं ये होती है, जैसे बोर्ड मीटिंग की तैयारी और रिकॉर्ड रखना होता है। सभी कानूनी और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। शेयरधारकों से संबंधित जानकारी को प्रबंधन करना पड़ता है।
निर्देशकों को कानूनी सलाह देना होता है। उसके बाद स्वतंत्र और नैतिकता के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी बोर्ड की सफलता का मूल आधार उसकी नैतिकता और स्वतंत्रता में ही होती है। यदि निर्देशक निर्णय लेते समय किसी दबाव या व्यक्तिगत हित या बाहरी प्रभाव में हो तो कंपनी की साख पर प्रश्न उठ सकता है। इसीलिए आवश्यक होता है कि निर्देशक अपने हितों का खुलासा न करें। कोई भी निर्णय कंपनी और शेयरधारकों के हित में ही लिया जाना चाहिए। बोर्ड की कार्यवाही पारदर्शी और जवाबदेही होना चाहिए। ये सब होना जरूरी है। उसके बारे में हम जान लेते हैं वेतन और पारिश्रमिक के बारे में। तो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 197 और शेड्यूल 5 के अंतर्गत निदेशकों का वेतन निर्धारित किया जाता है। जैसे कार्यकारी निदेशक को वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं भी मिलती है। स्वतंत्र निदेशक को केवल बैठक शुल्क ही मिलती है, सीटिंग फीस मिलती है और व्यावसायिक पारिश्रमिक दिया जा सकता है। किसी कंपनी का कुल निदेशक पारिश्रमिक और कुल शुद्ध लाभ का 11% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जान लेते हैं बोर्ड समितियां के बारे में, बोर्ड कमिटीज के बारे में। तो बड़े संगठनों में बोर्ड के अंदर विभिन्न समितियां बनाई जाती है ताकि विशिष्ट कार्य पर ध्यान दिया जा सके। तो पहले ऑडिट समिति होता है, जैसे इसका काम होता है वित्तीय रिपोर्टिंग करना और ऑडिट प्रक्रिया की निगरानी भी करता है। उसके बाद नामांकन और पारिश्रमिक समिति होता है, जो प्रमुख अधिकारियों के चयन और वेतन निर्धारण की जिम्मेदारी लेता है। उसके बाद कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति भी रहता है। इसका काम ये होता है कि समाज के प्रति कंपनी की जिम्मेदारियों की योजना बनाना होती है। उसके बाद जोखिम प्रबंधन समिति, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये क्या काम करता है? तो संभावित जोखिम की पहचान करता है और नियंत्रण की रणनीति भी बनाती है। उसके बाद हम जान लेते हैं बोर्ड ऑफ शेयरधारकों का संबंध के बारे में, रिलेशन विद शेयर होल्डर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के शेयरधारकों का प्रतिनिधि होता है। इनका कर्तव्य यह है कि शेयरधारकों को सही समय पर सटीक जानकारी दें और लाभांश नीति पारदर्शी रखें और उनके पूंजी निवेश का संरक्षण भी करें। उसके बाद भारतीय कानूनी प्रावधान के बारे में जान लेते हैं हम, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया के बारे में। तो मुख्य कानूनी आधार ये होता है, जैसे कंपनी एक्ट 2013 है और सेबी जिसका हम लोड रेगुलेशन 2015 भी है, शेड्यूल 4 भी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आचार संहिता होता है इसमें, और क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट भी होता है। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म में होता है। इन सभी कानूनों का उद्देश्य कॉरपोरेट जगत में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बनाना और नैतिकता को बढ़ावा देना होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का महत्व क्या होता है। तो कंपनी की नीतियों की दिशा निर्धारित करता है, वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है और निवेशकों और समाज का विश्वास भी बढ़ाता है, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से बचाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी इनका काम होता है। कंपनी की दीर्घकालिक सफलता सीधे तौर पर उसके बोर्ड की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। उसके बाद जान लेते हैं चुनौतियां और समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो हितों का टकराव भी होता है और पारदर्शिता की कमी होती है, नाममात्र के निदेशक भी कुछ होते हैं, राजनीतिक और आर्थिक दबाव भी होता है, प्रबंधन और बोर्ड में मतभेद भी हो जाता है, सूचना की असमानता भी होते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में क्या क्या हो सकता है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका बहुत मजबूत होती है। जापान में काइसा प्रणाली के अंतर्गत बोर्ड पारंपरिक और सामूहिक निर्णय पर आधारित होता है। भारत ने इन मॉडल से प्रेरित होकर कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत अपनाए हैं ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की जा सके। उसके बाद कंक्लूजन, तो निदेशक मंडल किसी कंपनी की रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो होते हैं। यह न केवल कंपनी को संचालित करते हैं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी निर्धारित करता है। यदि बोर्ड में योग्य
स्वतंत्र और ईमानदार सदस्य हो तो कंपनी का भविष्य उज्ज्वलित होता है। लेकिन यदि बोर्ड केवल नाम मात्र का रह जाए तो कंपनी की पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसीलिए एक सक्षम बोर्ड कंपनी को महान बनाता है और जबकि एक कमजोर बोर्ड कंपनी को संकट में डाल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।